तो चलिए आइए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है और इसका स्कोप क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। योर कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विद दिस लेसन। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका कोर्स है वो इस चैप्टर से, इस पार्ट से आरंभ होता है। दिस लेसन ट्राइज टू एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनली बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान किस चीज से आरंभ होता है और खत्म होता है? राज्य से, स्टेट से। सो कंसिडर इट इज द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो आप क्या मानेंगे? आप ये मानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में आप एक राज्य के बारे में और उसके सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। द मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस लेज एम्फेसिस ऑन इट्स बीइंग द स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। अब जो मॉडर्न व्यू है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान पढ़ने का, वो इस बात पे जोर देता है कि शक्ति और किसका क्या अथॉरिटी है, पावर एंड अथॉरिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एवर वाइडनिंग स्कोप। पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी समझाती है कि इसका कितना फैला हुआ, कितने बड़े क्षेत्र में ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से राजनीति जरूर होगी। इसलिए आपको राजनीतिक विज्ञान पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। इट्स स्कोप इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कवरिंग द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ पावर, स्टडी ऑफ मैन and his political behavior, and study of political issues with influence politics directly or indirectly. अब इसका जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें आप आरंभ करेंगे स्टेट का, राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हर राज्य में किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ का राजनीतिक जो प्रणाली है, ठीक है, वहाँ पे किस तरह से राजनीति होती है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे सरकार के बारे में। अब आप यहाँ पर भारतीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। पावर, अब देखिए सरकार के पास कुछ कुछ पावर होता है, तो किस सरकार के पास क्या पावर है, किस व्यक्ति के पास क्या पावर्स है, वो सब आप पढ़ेंगे। इंसान के बारे में पढ़ेंगे और उसका पॉलिटिकल बिहेवियर। अब देखिए ये जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स, राजनीति, ये करता कौन है? ये लोग करते हैं, तो आप उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इन दिस लेसन यू विल स्टडी सम ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस एंड इट्स रेलेवेंस टू सिटीजन्स। अब ये जो चैप्टर है, इसमें छोटा छोटा आपको लाइन से वीडियोस मिलेगा, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे कि जस्टिस, न्याय, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जो सिटीजन्स है, जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो आप इंडियन सिटीजन्स हैं, इनका क्या रोल है, ठीक है, इनको किस तरह से न्याय मिलेगा, किस व्यक्ति के पास क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग उद्देश्य देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द लाइट ऑफ सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए आप राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का अर्थ, मीनिंग समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए पॉलिटिक्स, राजनीति, और पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इसके बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस है, डिस्टिंग्विशन है, वो आप बता पाएंगे। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ द स्टेट, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद सिटीजन्स। आप पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का क्या स्कोप है, क्षेत्र है राज्य के रूप में, ठीक है, सरकार जो है उसका क्या फंक्शंस है, क्या काम है, और उसका अपने नागरिकों के साथ, सिटीजन्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में आप देखेंगे। रिकॉग्नाइज द रेलेवेंस ऑफ जस्टिस फॉर सिटीजन्स एंड स्टेट्स। जो नागरिक हैं उनका और राज्य में
न्याय की क्या ज़रूरत है, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, किसका क्या अधिकार है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.1 मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, आइए ये पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक राज्य का नींव कैसे रखा गया, फाउंडेशन कैसे हुआ, साथ ही साथ जो सरकार है उसके क्या प्रिंसिपल है, सरकार का क्या नियम कानून है, सरकार कैसे चलती है। अकॉर्डिंग टू J.W. गार्डनर, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। J.W. गार्डनर के अनुसार राजनीति जो है वह एक राज्य से चालू होती है और एक राज्य के साथ ही खत्म हो जाती है। सिमिलरली R.G. गेटल wrote that politics is the study of the state in the past, present and future। उसी तरह R.G. गेटल ने लिखा था कि राजनीति जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक राज्य के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के बारे में पढ़ते हैं। Harold J. Lasky stated in the same vein that the study of politics concerns itself with the life of men and women in relation to organized state। Harold J. Lasky बताते हैं कि जब हम लोग पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक पुरुष और महिला का जीवन कैसा रहा, कैसा है, उसका रिलेशन कैसा है एक व्यवस्थित राज्य में, ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में। Thus, as a social science, political science deals with those aspects of individuals in society which relate to their activities and organizations devoted to seeking of power, resolution of conflicts and all these within an overall framework of rule and law as laid down by the state। तो जो सोशल साइंस है, ठीक है, उसका एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है राजनीतिक विज्ञान। इसमें हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें समाज में कैसे काम होता है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है, किसके पास क्या पावर्स है, शक्तियां क्या है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, प्रॉब्लम आता है, उस समस्याओं को कैसे ठीक किया जाता है। साथ ही साथ जो राज्य है उसके दिए हुए क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, हम लोग सब चीज के बारे में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। 1.1.1 चेंजिंग मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान का बदलता हुआ क्या अर्थ है। द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच मीन्स सिटी स्टेट। अब यह जो टर्म है पॉलिटिक्स, राजनीति, ये कहां से लिया गया है, ग्रीक का एक शब्द है पॉलिस जिसका मतलब है सिटी स्टेट, शहर, राज्य। दैट इज वाई मेनी कमेंटेटर्स एज यू सॉ rightly define politics in terms of the state और गवर्नमेंट। इसी कारणवश जो कमेंटर्स हैं, जो लेखक हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखे पढ़े, वो कहते हैं कि जो राजनीति है उसमें हम लोग राज्य के बारे में और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। However, this definition does not exhaust the meaning of politics। लेकिन ये जो परिभाषा है ये हमें राजनीति के बारे में, उसका पूरा जो मतलब है उसके बारे में नहीं बताती है। पॉलिटिक्स ऑल्सो डील्स विद पावर। पॉलिटिक्स, राजनीति में हम लोग शक्तियों के बारे में भी पढ़ते हैं। हैरोल्ड डी लासवेल एंड अब्राहम कैपलान डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। हैरोल्ड डी लासवेल और अब्राहम कैपलान बताते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शक्ति को कैसे रूप दिया जाता है और उसको कैसे बांटा जाता है। जो राजनीति करते हैं लोग, अब देखिए एक आदमी पूरा राजनीति अकेले नहीं संभाल सकता है, एक शहर का या एक राज्य का या एक देश का। उसके पास काफ़ी शक्तियां होती हैं और वो शक्तियों को काफ़ी लोगों में बांटा जाता है जिससे पूरा राज्य, शहर चलता है। इन अ वर्ड, पॉलिटिक्स डील्स विद बोथ स्टेट एंड पावर। अब देखिए एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो जो राजनीति है वह दोनों के साथ इसका काम होता है, राज्य के साथ भी और शक्तियों के साथ भी। However, the power that
political science deals with is more often than not the legitimate power. लेकिन राजनीतिक विज्ञान के पास जो शक्ति है वो legitimate power कहलाती है. Since science is the systematic study of any phenomenon through observation and experiment, it follows that political science studies the state and power in all their aspect. अब देखिए साइंस क्या है. विज्ञान में हम लोग किसी भी चीज को जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी रखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं. उसी तरह से जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम लोग राज्य के बारे में, शक्तियों के बारे में, उसका हर एक पहलू के बारे में पढ़ते हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस स्टेट एंड पावर लेटर इन दिस लेसन. अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें आगे हम लोग स्टेट के बारे में, पावर के बारे में, राज्य के बारे में, शक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. पॉलिटिकल साइंस डील्स विद बोथ एम्पिरिकल फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिव इश्यूज. पॉलिटिकल साइंस में हम लोग दोनों चीज पढ़ते हैं, तथ्यों के बारे में, फिर क्या क्या समस्याएं हैं उन सब के बारे में. फैक्ट्स आर इन द डोमेन ऑफ व्हाट इज एंड वैल्यू प्रेफरेंस इन द डोमेन ऑफ व्हाट शुड बी. अब देखिए फैक्ट्स तथ्य में क्या है कि क्या है, क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी सेज इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, he or she is making a statement of empirical fact. उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई कहता है कि जो भारत है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो वह एक स्टेटमेंट दे रहा है कि ये एक एम्पिरिकल फैक्ट है, तथ्य है. दैट इज व्हाट इंडिया टुडे एक्चुअली इज. और भारत आज वही है. बट इफ शी और ही वर टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक द वन that India should switch over to presidential form of democracy, the statement would be a normative one. लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति ये स्टेटमेंट देता है कि इंडिया को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में बदल जाना चाहिए, तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा. पॉलिटिकल साइंस इज नॉट सेटिस्फाइड विद डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स, इट वांट्स टू चेंज एंड इम्प्रूव अपॉन देम. अब देखिए राजनीतिक विज्ञान जो है वह राज्य में क्या क्या काम हो रहा है सिर्फ इसको बताने में वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो संतुष्ट नहीं होता है. ये चाहता है कि उसमें बदलाव हो और जहां जरूरत है उसको इंप्रूव किया जाए. एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट ऑब्जर्वेशन शोज टू बी द केस. अब देखिए जो एम्पिरिकल स्टेटमेंट है मतलब जो तथ्य है वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो ऑब्जर्वेशन से हम लोग को पता चलता है कि वो क्या है. Evaluative statements are ethical or more imperatives, which are often said not to be true or false in any sense at all. अब देखिए जो भी तथ्य होते हैं, ठीक है, चाहे वो एथिकल हो या मॉरल इम्पेरेटिव्स हो, हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं. जो बार बार लोग कहते हैं, ठीक है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, हम लोग को वो देखना पड़ता है. Formal statements such as the proposition of mathematics are true or false by virtue of the meaning of their constituents terms alone. अब देखिए कुछ फॉर्मल स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, ठीक है, उनके मीनिंग को हम लोग को समझना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट को देख के. पॉलिटिकल फिलॉसफी डील्स विद फॉर्मल स्टेटमेंट्स. अब देखिए जो राजनीतिक फिलॉसफी है उसमें हम लोग फॉर्मल स्टेटमेंट्स से वो काम करती है. Political science deals with empirical statements and also evaluates the existing political institutions, practices and focuses on how to improve them. राजनीतिक विज्ञान किस चीज पे काम करता है? जो तथ्य हैं, जो चीज अभी हैं, फिर देखता है कि जो राजनीतिक अवस्था है, जो संस्थाएं हैं या जो राजनीतिक कार्य हो रहा है, ठीक है, इस सब चीज को वो इवैल्यूएट करता है और जहां जहां जरूरत महसूस होती है वहां पर वो देखता है कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, बदला जाए, ताकि चीजें सही तरीके से हो पाए. 1.1.2 ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब देखिए राजनीतिक विज्ञान का जो डिसिप्लिन है, ठीक है, उसको कैसे उसका विकास होगा. सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्टेड विद द ग्रीक्स इन द 4th century BC. 4th century BC में ग्रीक्स के साथ पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में
सही तरीका से लोग पढ़ना आरंभ किए। फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल यूज्ड इट इन द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सेंस। अब देखिए, कुछ फिलोसोफर्स थे जैसे प्लेटो हुए, जैसे एरिस्टोटल हुए, ये बहुत अच्छे सेंस में, बहुत सही तरीका से पॉलिटिक्स का पढ़ाई स्टार्ट कर किए। एरिस्टोटल कॉल्ड पॉलिटिक्स अ मास्टर साइंस। एरिस्टोटल पॉलिटिक्स को, राजनीति को एक मास्टर साइंस के रूप में मानते थे। फॉर हिम इट comprised of not only the institutions of state or government but also family, property and other social institutions. उनके अनुसार पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ राज्य और सरकार के बारे में नहीं, परिवारों के बारे में, उनके संपत्तियों के बारे में और अलग अलग तरह के जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब आते हैं। पॉलिटिक्स फॉर द ग्रीक्स वॉज एन ऑल एनकम्पैसिंग एक्टिविटी। पॉलिटिक्स ग्रीक्स के लिए एक क्या हुआ, सारे काम को मिलाकर आया, ठीक है, सब क्षेत्रों को लेके आया। उसमें स्टेट, गवर्नमेंट, फैमिली, प्रॉपर्टी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीज लिए गए। द एंशियंट ग्रीक्स व्यू पॉलिटिकल साइंस वॉज मेनली एथिकल। अब देखिए, जो एंशियंट पुराने जमाने के जो ग्रीक्स थे, ग्रीक के लोग, वो उनके नज़र में राजनीतिक विज्ञान क्या था, वो एथिकल था, वो नैतिक रूप में वो उसको लेने लगे। इन कॉन्ट्रास्ट द एंशियंट रोमन्स कंसिडर्ड द लीगल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर गवर्नेंस। अब देखिए, इसके विपरीत कॉन्ट्रास्ट में जो एंशियंट रोमन्स थे वो क्या करने लगे, वो राजनीति को एक लीगल एस्पेक्ट दिए, ठीक है, अपने सरकार को चलाने के लिए। During the Middle Ages, political science became a branch of religious order of the church. अब मिडिल एजेस समय काल के दौरान राजनीतिक विज्ञान चर्च में जो काम होता था, ठीक है, इसका रिलीजियस ऑर्डर जो होता था उसका एक ब्रांच बन गया, एक हिस्सा बन गया। Political authority was then subordinated to the authority of the church. अब उस समय जो राजनीतिक शक्तियां थी, जो अथॉरिटी था, जो लोगों को पावर्स मिला, ठीक है, अधिकार मिला, वो चर्च के अधिकार क्षेत्र में आ गया। नॉर्मली अ लेमैन एसोसिएट्स पॉलिटिक्स विद पार्टी पॉलिटिक्स। अब देखिए, आमतौर पर एक जो आदमी है, आम आदमी, वो राजनीति को पार्टी पॉलिटिक्स के रूप में ले लेता है। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी नो दैट पॉलिटिक्स इज मच लार्जर देन दैट। इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर। लेकिन एक विद्यार्थी होने के अनुसार हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है, इसमें हम लोग राजनीति को पढ़ रहे हैं बड़े क्षेत्र में। ये सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, इसका हम लोग यहाँ पे राज्य के बारे में, शक्तियों के बारे में सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। एज द स्टेट grew in size and became more complex, political science acquired a realistic and secular, non-religious approach. अब देखिए, जैसे जैसे जो राज्य है वो बड़े होने लगे और ज़्यादा जटिल होने लगे। अब जटिल, कॉम्प्लेक्स क्यों होने लगे? क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, सबकी सोच अलग थी, ठीक है, सब एक ही चीज़ पे हामी नहीं भरते थे। तो जो राजनीतिक विज्ञान है, यह एक रियलिस्टिक अप्रोच हो गया इसका कि हाँ, जो सच है, जो सही है वो होगा। साथ ही साथ सेक्युलर अप्रोच। अब देखिए, सेक्युलरिज्म, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन रिलीजियस। जो भी राजनीति होता है वह किसी जाति धर्म को देख के नहीं होता है। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द रोल ऑफ द स्टेट which was limited to maintenance of law and order and providing defense against external aggression underwent considerable change with the emergence of new economic system called capitalism. अब जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद जो राज्य का काम था, जो कि सिर्फ ये था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जो डिफेंस है, एक्सटर्नल एग्रेशन, जो बाहर से लोगों का आता था जो युद्ध, उसको डिफेंस करना, इसमें काफ़ी चीज़ें आने लगी और एक नया आर्थिक प्रणाली बना, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। In the 20th century, after the Second World War, the behavioral approach offered a new dimension of political science. अब 20वीं सदी में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, व्यवहारिक
आया नज़रिया, व्यवहारिक नज़रिया। तो इसमें क्या हुआ, एक नया तरीका मिला, डायमेंशन मिला राजनीतिक विज्ञान को। द बिहेवियरल मूवमेंट इन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस in the 1950s and in the 1960s placed a lot of emphasis on the science part of politics. अब ये जो behavioral movement आया, ठीक है, ये जो व्यवहारिक क्रांति आई अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस में 1950 के दशक में और 1960 के दशक में, इसमें विज्ञान के जो हिस्सा है राजनीति का, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इट वॉन्टेड टू मॉडल पॉलिटिक्स आफ्टर द मेथड्स फॉलोड बाय नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, बोटानी एक्सेट्रा। अब यह चाहता था कि यह राजनीति को भी वह रूप दे जो ऐसे कि नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स, बोटानी, ये सब में एक नियम होता है, उस तरह से राजनीति का भी कुछ बने। द बिहेवियरलिस्ट बिल्ट थ्योरी इंडक्टिवली फ्रॉम एम्पिरिकल प्रोपोजिशंस। अब देखिए, जो लोग व्यवहार को देखते थे, ठीक है, जो थ्योरी कर रहे थे, राजनीति के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, वो सब क्या किए, थ्योरीज बनाए। किसके ऊपर बेस करके, एम्पिरिकल प्रोपोजिशंस के ऊपर। दोज हु फॉलो इंडक्टिव मेथड हु केम टू द कंक्लूजन आफ्टर स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, कुछ थे जो इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करते थे, जो कि कहाँ से आया, चीज़ों को पढ़ के, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको पढ़ना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सम बिहेवियरलिस्ट सॉ अफ्रीकन अमेरिकन्स, ब्लैक्स ऑफ द साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, voted for the Democratic Party of the United States, they came to the conclusion that African Americans do vote for the Democrats. अब उदाहरण के रूप में, जब वो लोग जो कि व्यवहार देख रहे थे पॉलिटिक्स का, वो ये देखे कि जो ब्लैक्स थे, काले लोग थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दक्षिणी भाग में रहते थे, सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो लोग भी वोट दिए डेमोक्रेटिक पार्टी को यूनाइटेड स्टेट्स का। तो वो लोग इस बात पे आए कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के लोग हैं वो भी डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो सत्ता में आए। दिस बिहेवियरल अप्रोच शिफ्टेड द फोकस ऑफ स्टडी फ्रॉम द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स टू देयर फंक्शन। अब ये जो बिहेवियरल अप्रोच था, इससे क्या होगा, वो अपना जो फोकस है पढ़ाई का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से वो आ गया उसके स्ट्रक्चर पे, उसके काम करने पे, तरीके पे। इट प्लेस्ड स्ट्रेस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड द बिहेवियर ऑफ मेन एंड वुमेन हु कंट्रोल दीज इंस्टीट्यूशन। अब ये किस तरह से राजनीति की जाने लगी, जो लोग, जो पुरुष, जो महिलाएं ये इंस्टीट्यूशंस को, राजनीतिक संस्थाओं को चलाती थी, उनका व्यवहार कैसा था, इन सब चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन होने लगा, ध्यान दिया जाने लगा। इट रिप्लेस द स्टडी ऑफ आइडियाज बाय द स्टडी ऑफ फैक्ट्स, एविडेंस एंड बिहेवियर। अब देखिए, पहले क्या था, आइडियाज था, सोच था, उसके बारे में लोग पढ़ते थे। अब इसको तथ्यों के हिसाब से, सबूतों के हिसाब से और लोगों के व्यवहार के हिस्से से बदल दिया गया, और अब तथ्य, सबूत और व्यवहार, इसकी पढ़ाई होने लगी। It considered political activity manifested in behavior as the true subject of political science. अब जो राजनीतिक कार्य था, इसमें पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियर को, व्यवहार को एक सच्चा विषय माना जाने लगा। A political activity may be in the form of an individual contesting an election. आप देखिए, जो राजनीतिक कार्य होता है, ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो कि इलेक्शन लड़ रहा हो। इट मे बी द एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप सीकिंग द अडॉप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी इन इट्स फेवर्स बाय द गवर्नमेंट। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का समुदाय है, कोई ग्रुप है, जो कि किसी पॉलिसी को लाना चाहता है सरकार के मदद से। As different people pursue different interests, such activities tend to generate disagreement, competition and conflict. अब देखिए, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों की रुचि होती है, तो इससे क्या होता है कि जो काम होता है उसमें
डिसएग्रीमेंट है। अब हो सकता है मान लीजिए कोई नया कानून आने वाला है या कुछ लोग कोई चीज़ चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ से अग्री करें, ठीक है। कंपटीशन हो सकता है, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, लोग एक दूसरे से मतभेद रख सकते हैं। बट द डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इज दैट इट इंक्लूड्स फिजिकल कोएरेशन और फोर्स बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो राजनीति है इसका एक गुण ये है कि इसमें सरकार का पार्ट होता है। इट मे and usually does involve the persuasive influence and effort of the government to resolve conflicts through its balanced policy decision। अब इसमें आम तौर पर ये देखा जाता है कि सरकार का क्या इन्फ्लुएंस है, सरकार क्या एफर्ट दे रहा है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लोगों में मतभेद है, वो ठीक हो सके। सरकार के पॉलिसीज से वो देखा जाता है। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो viewed as a process whereby individuals, groups और communities seek to achieve their specific but conflicting goals। अब राजनीति इसको एक ऐसा तरीका भी माना जाता है जहाँ पे कुछ लोग या कोई समूह या कोई समुदाय के सदस्य अपना जो उनका लक्ष्य है, ठीक है, उसको पूरा करना चाहते हैं। अब देखिए ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल इसलिए क्योंकि एक समुदाय जो करना चाहता है दूसरे समुदाय को भी वो अच्छा ही लगे या वो उनका समर्थन करे, ये ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिक्स एज द प्रोसेस सीक्स टू एलोकेट रिसोर्सेज, ईस्टर्न कॉल्स इट वैल्यूज अथॉरिटेटिवली। तो सरकार जो होती है, जो राजनीति करती है, वो एक तरीके पे देखा जाए तो जो रिसोर्सेज है, जो आपके पास संसाधन है, वो लोगों को आधिकारिक रूप में देते हैं। पॉलिटिक्स as the study of structures, institution, processes and activities recognizes the possibility of the use of power। अब राजनीति में जब हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में, संस्थाओं के बारे में, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, ये सब के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें हम लोग शक्तियों को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। The Marxist approach, which is derived from the writings of the 19th century German philosopher Karl Marx, views politics as a study of irreconcilable conflicts between the two classes, haves, those who have private property or simply the rich, and the have-nots, those who do not have any private property or simply the poor। In other words, the exploiters and the exploited। अब देखिए कार्ल मार्क्स के थ्योरी के अनुसार, ठीक है, जो कि वो 19वीं शताब्दी में लिखे थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मन फिलोसोफर थे। वो पॉलिटिक्स को इस नज़रिए से देखते हैं कि ये एक ऐसा पढ़ाई है, ठीक है, जिसमें दो समुदायों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है। एक वो जो कि हैव्स, मतलब जिनके पास संपत्ति है और जो लोग अमीर हैं, दूसरे वो हैव नॉट्स, जिनके पास कुछ नहीं है और वो लोग गरीब हैं। दूसरे शब्द में एक होता है एक्सप्लॉइटर्स, मतलब जो जुर्म करता है, दूसरा एक्सप्लॉइटेड, मतलब जिसके ऊपर जुर्म किया गया है। द एमेंसिपेशन ऑफ द हैव नॉट्स विल कम ओनली थ्रू अ रिवॉल्यूशन विच वुड पुट एन एंड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, thus changing the class society of the classless society। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, दो लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक वो जिनके पास पैसा है, ठीक है, और एक वो जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है। तो जो गरीब हैं उनको तभी मुक्ति मिलेगा जब कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन पास हो जिससे जो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर रोक लगाया जा सके, ठीक है, ताकि जो क्लास सोसाइटी है वो बदले और जो क्लासलेस सोसाइटी के लोग हैं सब एक साथ मिलकर रह सकें। बट पॉलिटिक्स एज अगेंस्ट द मार्क्सिस्ट व्यू हैज अनदर व्यू ऑल्सो, द लिबरल व्यू, अकॉर्डिंग टू विच पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड as an effort for reconciliation and accommodation to bring about rule of order, justice। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो सोच है, जो थ्योरी है, उसके विपरीत राजनीति में एक सोच रखा जाता है जिसको लिबरल व्यू कहा जाता है, जिसके अनुसार जो न्याय है वो सर्वप्रथम है, ठीक है, रूल्स होता है, ऑर्डर होता है, न्याय होता है, ठीक है। तो ये एक एफर्ट है जिसमें लोग सब एक साथ रहें, ठीक है, और सबको सामान्य दर्जा मिले और जस्टिस मिले। इंसिडेंटली
द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स कम्स टू एज अ रिएक्शन टू द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। अब संयोग से इंसिडेंटली जो मार्क्सिस्ट व्यू है, कार्ल मार्क्स का जो व्यू है पॉलिटिक्स का, ये लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसमें इसको कुछ प्रतिक्रिया मिलती है। चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 1.2 डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान और राजनीति में क्या अंतर होता है इसको हम लोग समझते हैं। द टर्म्स पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब देखिए ये जो टर्म है पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान और पॉलिटिक्स राजनीति, इसको एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू नीड्स टू बी अंडरस्टूड, लेकिन इन दोनों के बीच क्या अंतर है यह समझना जरूरी है। सम स्कॉलर्स डिफाइन पॉलिटिक्स टू बी द साइंस एंड आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो क्या है, ये सरकार कैसे चलती है इसका विज्ञान है। सरकार क्या काम करती है उस कला है। विज्ञान और कला है किसका, सरकार का। बट दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। लेकिन राजनीतिक विज्ञान के विषय का यह सिर्फ एक हिस्सा मात्र भर है साइंस एंड आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। Nowadays, the term politics is used to mean the problem of the citizen interacting with the instrument of political power in one form or the other. आज जो शब्द राजनीतिक है वो क्या है, वो एक आम जनता की समस्याओं से है, ठीक है। किस तरह से वह राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है, किसी न किसी तरह से हर एक व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है। Sometimes politics was and still is used as the technique of compromise or the method to capture power and retain it. कभी कभी राजनीति पहले भी और आज भी ये एक ऐसा जरिया है जहां पर लोग ताकत शक्तियों को अपनाते थे और उसे हासिल करके रखते थे, दूसरों के ऊपर राज करते थे। बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज भी किए हैं। अकॉर्डिंग टू मैनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस comprises theory of the state, concept of sovereign power, forms and functions of government, making and execution of laws, elections, political parties, rights and duties of citizens, policy functions and study of welfare activities of the state and government. अब कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार जब आप पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या होगा, राज्य के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर पावर शक्तियां क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सरकार किस प्रकार का होता है, सरकार के काम क्या होते हैं वो आप पढ़ेंगे, कैसे कानून बनाया जाता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको लागू किया जाता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, फिर एक जो आम जनता है, जो एक नागरिक है, उसके क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, साथ ही साथ पॉलिसी फंक्शंस क्या होगा, जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, जो समाज के लिए अच्छे कार्य किए जाते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे, राज्य के और सरकार के। देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स दैट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड। राजनीति का एक दूसरा रूप भी है, एक दूसरा क्षेत्र भी है जिसके ऊपर जोर देना चाहिए। पॉलिटिक्स मेनी अ टाइम इम्प्लाइज प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत बार, राजनीति जो है वो प्रैक्टिकल राजनीति जो हो रही है उसके ऊपर यह बात करती है। प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्टडिंग इट। आप जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और जो पॉलिटिक्स वास्तव में आप करते हैं वह एक जैसा नहीं होता है, वह अलग होता है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इंक्लूड्स एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज एंड लेजिस्लेशन। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, उसमें सरकार किस तरह से बन रही है वो तथ्य है, कैसे सरकार काम कर रही है वो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, नियम है, कानून है, सब कुछ है इसमें। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग मैटर्स सच एज पीस एंड वॉर, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्सेट्रा। अब देखिए, जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप किसी पार्टी के सदस्य हैं या आप राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स भी आता है। सिर्फ आप भारत का राजनीति नहीं पढ़ेंगे, आप पूरे विश्व का राजनीति भी आता है इसमें, जिसमें आप पढ़ते हैं शांति बनाना, युद्ध को रोकना कैसे होगा, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, पूरे विश्व स्तर पर व्यवसाय, इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे होगा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, आप अपने हकों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ऑल दीज ऑल्सो कॉम्प्राइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये सभी चीज़ें राजनीति की जो पढ़ाई होती है वो सब में ये आते हैं। While the knowledge of political science as a discipline is acquired through study, the skill of practical politics is acquired through politicking or manipulation and craftiness, or by exploiting caste and religion, loyalty and religious sentiments। अब जब आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिक्स लोग राजनीति करते हैं, मैनिपुलेशंस होता है, चीज़ों को बदला जाता है परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जाति के धर्म में, जाति धर्म ये सब के संदर्भ में लोगों के सेंटिमेंट्स को बांटा जाता है। आप भारत में रहते हैं, आप जानते होंगे भारत में हर एक प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, हर एक जाति के लोग रहते हैं, और यहाँ पे जातिवाद बहुत है। ये कहाँ से आता है? ये पॉलिटिक्स द्वारा ही आता है। Practical politics is often described as the dirty game and a corrupting process in the common people's mind। अब जब आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो ये क्या है, लोग कहते हैं ना पॉलिटिक्स, राजनीति एक गंदा खेल है, यहाँ पे लोग सब करप्ट हैं, घूस लेते हैं, बिना गलत काम किए यहाँ काम नहीं होता है, तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है। बट वी फाइंड दैट देयर आर हार्डली एनी ह्यूमन ग्रुपिंग्स और सोसाइटीज विच आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड हार्डली एनी इंडिविजुअल हु डज नॉट नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ द गेम ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन वास्तव में हम सभी लोग किसी समुदाय से, किसी समाज से जुड़े हुए हैं, और हम लोग राजनीति से अलग नहीं हैं, हम लोग राजनीति से आज़ाद नहीं हैं। किसी ना किसी रूप से हम लोग राजनीति करते ही हैं, या राजनीति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ऑल्सो हैज़ मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब ये जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। In this era of welfare state, many positive programs such as removal of untouchability, land reforms, release of bonded laborers, and prohibition of trafficking in human beings and beggar forced labor, introduction of minimum wages, employment generation programs, and empowerment of the other backward classes are all example of positive aspects of practical politics। अब जो practical politics है, इसके positive part क्या है, इसमें क्या क्या अच्छा होता है, राज्यों को किस तरह से उसका सुधार हो, वहाँ पे विकास कैसे हो, उस पर ध्यान देना। अनटचेबिलिटी, पहले छुआछूत की बात होती थी, बहुत लोग इस भेद को मानते थे कि यह नीच जाति का है, इसके संग बैठ के खाना नहीं है, इसका छुआछूत मानते थे वो लोग। अब वो चीज़ नहीं है, बहुत जगह पे हटाया गया है। लैंड रिफॉर्म्स किया गया है, जो बॉन्डेड लेबर थे, जो बंधुआ मजदूर थे, उनको छुड़ाया गया। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, उसको रोका गया। फिर फोर्स्ड लेबर, लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उससे उन लोग को आज़ादी मिली। फिर मिनिमम वेजेस लाया गया, जिसमें लोगों को बोला इतना कम से कम इतना पैसा देना है, उसका नियम लाया गया। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लाए गए जिससे लोगों को नौकरियां मिले। साथ ही साथ जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको मजबूत करना, उनको काम देना, उनकी जीवन स्तर को अच्छा करना, इस पे काम किया गया। तो ये सभी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। पॉलिटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल हैपनिंग्स इन द सोसाइटी एंड इन इंस्टीट्यूशंस, व्हिच पॉलिटिकल साइंस रेफर्स टू इट्स अंडरस्टैंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। राजनीति क्या है? ये काम है, प्रैक्टिकली आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि समाज में, संस्थाओं में क्या हो रहा है, उसको राजनीति कहते हैं। अब राजनीतिक विज्ञान में आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कैसे सिस्टमैटिकली आप चीज़ों को करेंगे। 1.3 Scope of Political Science। Here we shall learn about the scope of political science in terms of role of the state, function of government and its relationship with citizens। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है इसका क्या क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक राज्य का क्या काम होता है, सरकार का क्या काम होता है, और उसके अपने नागरिकों के संग कैसे संबंध हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे।
देखिए 1.3.1 रोल ऑफ द स्टेट। राज्य क्या क्या रोल है, क्या भूमिका है। द टर्म स्टेट इन इट्स मॉडर्न सेंस वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय मैकियावेल 1469 to 1527, द इटालियन स्टेटमैन। अब देखिए जो टर्म है स्टेट, राज्य, मॉडर्न सेंस में इसको सबसे पहले इस्तेमाल किए थे मैकियावेल। इनका जन्म हुआ था 1469 में और मृत्यु 1527 में। ये इटालियन स्टेटमैन थे। द स्टडी ऑफ द स्टेट हैज सिंस रिमेन्ड द फोकल पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तब से जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो राज्यों के बारे में पढ़ना उनका फोकल पॉइंट, मेन बिंदु बना। द स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। एक राज्य 4 एलिमेंट्स से बनता है। दीज आर द पीपल, वो क्या है, उनके लोग। द टेरिटरी ऑन विच दे लिव, वो जगह जहाँ वो रहते हैं। द गवर्नमेंट टू रूल एंड रेगुलेट द लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ पे कौन सा सरकार है जो उसके ऊपर राज्य करेगी, उसको चलाएगी, वहाँ पे जो लोग हैं उनके जीवन को। एंड सोवरेनिटी। अब देखिए एक राज्य इकलौता तो है नहीं, वो काफ़ी चीज़ों से मिल के बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चारों चीज़ों की बात करेंगे। सोवरेनिटी विच इम्प्लाइज अनरेस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी टू टेक डिसीजन एंड मैनेज इट्स ओन अफेयर। अब वहाँ की जो सरकार है उसको ये आज़ादी मिलती है कि वो अपने राज्य के ऊपर निर्णय ले सके, उसके काम को कर सके। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, संप्रभुता, ठीक है, सुप्रीम पावर या अथॉरिटी मिलती है वहाँ की सरकार को। यू विल रीड इन डिटेल अबाउट दीज 4 एलिमेंट्स इन द सेकेंड लेसन। अब इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें आप ये चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए हमारे चैनल में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अगर आप लाइन से पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक वीडियोज़ बनाते हैं। द रोल एंड नेचर ऑफ द स्टेट हैव बीन इंटरप्रिटेड डिफरेंटली। आप देखिए एक राज्य की क्या भूमिका होती है, उसका क्या नेचर है, रोल और नेचर, इसको अलग अलग तरह से देखा गया है। मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल थिंकिंग अबाउट विच यू विल स्टडी मोर इन 4th लेसन अरोज विद द कॉमर्शियल मर्केंटाइल रिवॉल्यूशन in Western Europe in the 16th century and became prominent with the Industrial Revolution in the 18th century. These revolutions brought into focus a new economic system called capitalism. अब देखिए जो मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल सोच वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जो आप चौथे लेसन में आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, वो आरंभ हुआ कॉमेरियल मर्केंटाइल क्रांति के साथ वेस्टर्न यूरोप में 16वीं सदी में, और 18वीं सदी 18th सेंचुरी में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ये और प्रोमिनेंट हुआ। अब देखिए बहुत सारी क्रांतियां आई और क्रांति के साथ साथ चीज़ें बदलती गई। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। अब ये जो क्रांतियां थी, रिवॉल्यूशंस थी, इससे एक नया इकोनॉमिक सिस्टम, एक नई आर्थिक प्रणाली आई जिसका नाम है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के बारे में भी हमारा वीडियोस है बनाया हुआ, जिसको हम लोग पूंजीवाद कहते हैं, संपत्तिवाद कहते हैं, पूंजी तंत्र कहते हैं। मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड बॉट। बाजार एक ऐसा जगह है जहां पर सामान, सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलती है। कितना मांग है, कितनी आपूर्ति है, उसके ऊपर बाजार चलता है। मैनी पीपल रिगार्ड इट एज सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ करेक्टिंग प्लेस प्रोवाइडेड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। बहुत लोग मानते हैं कि बाजार खुद से चलता है, वह खुद से अपनी गलतियों को सुधारता है अगर वहां पे जो राज्य है उसका दखल ना हो। कंपटीशन इज द चीफ हॉलमार्क ऑफ मार्केट। बाजार में कंपटीशन बहुत जरूरी है और इसी से बाजार चलता है। कैपिटलिज्म एंड मार्केट आर कंसिडर्ड 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब देखिए एक सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं, कैपिटलिज्म पूंजीवाद और मार्केट बाजार। द सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन and later the industrialist, also known as the bourgeois, was the major beneficiary of this system.
अब जो सामाजिक ग्रुप्स बने, सोशल ग्रुप बने, जिसमें ट्रेडर्स थे, वो जो व्यवसाय करते थे, लेन देन करते थे, मर्चेंट्स थे, व्यवसायी थे, और बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट बने जिनको बॉर्गेस कहा जाता है, वो इस प्रणाली से, इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ उनको। द लिबरल्स emphasized that the consent of the people is the true basis of the state। अब जो लिबरल लोग थे वह यह मानते थे कि जो राज्य में लोग रह रहे हैं वह जो चीज़ को मानते हैं, वह जिस चीज़ के लिए अपना सहमति देते हैं, वही सच्चा आधार है एक राज्य का। अर्ली लिबरल थिंकर्स ऑल्सो कंसिडर्ड the state as a necessary evil, an evil but necessary for the purpose of protecting the individual from the external and internal enemies। अब देखिए, पहले क्या होता था, जो लिबरल थिंकर्स थे, ठीक है, वो क्या सोचते थे कि एक राज्य जो है वो एक दुश्मन की तरह है, लेकिन बाद में वो यह समझ पाए कि ये ज़रूरी है ताकि जो बाहर से हमारे दुश्मन है या जो आपके राज्य में आपके दुश्मन है, इनसे लोगों को बचाया जा सके। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। अब इस ओपिनियन में, ठीक है, इस नज़रिए में यह पाया गया कि सरकार सबसे अच्छी है जो कि लोगों को संभालती है, उनका रखवाली करती है, उनके ऊपर राज करती है। इन अदर वर्ड्स द स्टेट शुड बी अ पुलिस स्टेट एंड हेंस अ लिमिटेड वन। तो दूसरे शब्दों में जो राज्य है उसको पुलिस राज्य होना चाहिए, ठीक है, और ये लिमिटेड होना चाहिए। इट शुड बी लिमिटेड इन डिफरेंट सेंस, एज जॉन लॉक द फेमस इंग्लिश लिबरल फिलोसोफर ऑफ द 17th century said, it is there to protect the individual's natural right to life, liberty and property। अब ये लिमिटेड इस नज़रिए से है कि जैसे जॉन लॉक, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश लिबरल फिलोसोफर थे 17वीं शताब्दी में, उन्होंने कहा कि जो राज्य की सरकार है उसका काम क्या है, जो व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं उनका जीने का, उनको हक मिले, उनको आज़ादी मिले, उनका जो संपत्ति है वो सबको सरकार प्रोटेक्ट करे। राइट्स आर क्लेम बाय एन इंडिविजुअल ऑन द स्टेट। अब देखिए, एक व्यक्ति जो अपने राज्य पे क्लेम करता है, हक जगत बताता है, वो उसका राइट्स है। जो चीज़ आपका है वो आपका है। नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विथ विच एन इंडिविजुअल इज सपोज टू हैव बीन बॉर्न। अब देखिए, कुछ आपको हक प्राकृतिक रूप से मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आप जन्म लेते हैं वहाँ पे आपके रहने का, वहाँ पे आपका ख्याल रखा जाए, आप वहाँ पे काम कर सके, अपना जीवन जी सके, ये हक आपको जन्म के साथ मिलता है। These are so to say God given rights। अब ये जो आपका हक है ये आपको भगवान द्वारा दी जाती है। More importantly, individual is supposed to have acquired them even before the state came into existence। अब देखिए, एक व्यक्ति को ये सारा जो उसका हक है, ये राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, राज्य बनने से पहले ही उसको मिला है। The more important implication is that since the state has no role in the creation or granting of these rights, it cannot take away or abridge this right। अब देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये कि राज्य के पास कोई हक नहीं है कि वो इस तरह के किसी हक को बना सके, ठीक है, या किसी को ये हक दे सके कि वो जिएगा, वो कैसे रहेगा। तो वो ना तो ये हक जो भगवान द्वारा आपको दिया गया है वो ना तो वो आपसे छीन सकता है, ना उसको बदल सकता है। बाय कॉन्ट्रास्ट द मार्क्सिस्ट व्यू, अबाउट विच यू विल स्टडी मोर इन द 4th lesson, डज नॉट कंसिडर द स्टेट एज एन इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, मार्क्सिस्ट व्यू, जिसके बारे में आप आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे, जब 4थे चैप्टर का वीडियो मैं बनाऊंगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखेंगे, आपको लाइन से मिलेगा, या तो फिर ऊपर व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे रिप्लाई जल्द से जल्द हमारी टीम द्वारा दिया जाएगा। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि डज नॉट कंसिडर द स्टेट एज इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन। अब वो ये नहीं मानते हैं कि जो राज्य है वो एक अलग संस्था है। इट असर्ट्स दैट थ्रूआउट द सेंचुरीज द स्टेट हैज बीन अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द हैव्स फॉर एक्सप्लॉइटिंग एंड डोमिनेटिंग द हैव नॉट्स। अब वो कहते हैं कि सदियों से जो राज्य है वो एक ऐसी शक्ति बनी, एक ऐसा टूल बना जिससे जिन लोगों के पास काफ़ी कुछ है
वो उन लोगों का शोषण करते हैं, उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। अब देखिए, हैव्स किसको कहते हैं? अमीरों को। हैव नॉट्स गरीबों को। तो आप ये सुनते आए होंगे और देखते भी आए होंगे कि जो अमीर है वो गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं। इन द फ्यूचर क्लासेस सोसाइटी लाइक द कम्युनिस्ट सोसाइटी द स्टेट वुड विदर अवे। अब देखिए, बाद में कम्युनिस्ट सोसाइटी आया, ठीक है। अब वो लोग क्या किए? वो लोग साम्यवादी थे, ठीक है। वो लोग समाज के हिसाब से काम करने लगे। तो वो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो अलग हो गया। द गांधीयन व्यू, द स्टेट वुड जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस बाय एक्टिंग एज अ ट्रस्टी ऑफ द पीपल। अब गांधी जी के नजरिए में गांधीयन व्यू जो था कि जो राज्य होगा वो क्या दिखाएगा? वो वहां पे रहने वाले लोगों का एक ट्रस्टी होगा। इट शुड हेल्प द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट वन। जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, राज्य को उनकी मदद करनी होगी। इट शुड रिस्टोर टू हिम और हर अ कंट्रोल ओवर हिज और हर ओन लाइफ एंड डेस्टिनी। अब वो जो व्यक्ति है, जो गरीब है, कमजोर है, उसको वह ये हक देगा, उसको मदद करेगा ताकि वो अपने जीवन को ठीक कर सके, उसका अपने जीवन पर नियंत्रण हो और वो जिस राह में जाना चाहे वह जा सके। किसी भी व्यक्ति का जीवन वह खुद चलाए, कोई और नहीं। द वेलफेयर स्टेट which slowly emerged during the 1930s tries to promote the well-being of its citizens, especially the poor, the needy, the unemployed and the aged. अब देखिए, वेलफेयर स्टेट आ गया कब? जो आस्ते आस्ते 1930 तक सामने आया। वेलफेयर मतलब लोगों का अच्छा करना, ठीक है। इस उद्देश्य से अब राज चलने लगा। अब यहाँ पे किन लोगों के ऊपर ध्यान दिया गया? अपने राज्य के नागरिकों पर। कौन से नागरिक? जो गरीब थे, जो ज़रूरतमंद थे, जिनके पास नौकरियां नहीं थी या जो बूढ़े हो गए थे, इन लोगों के जीवन पर ध्यान दिया गया, कैसे इनके जीवन स्तर को अच्छा किया जाए। इट इज़ नाउ जनरली अग्रीड दैट द वेलफेयर स्टेट एग्जिस्ट टू प्रमोट कॉमन गुड। अब ये माना जाता है कि जो वेलफेयर स्टेट है ये सबके लिए अच्छा करने के लिए बनाया गया है। सो द फंक्शन ऑफ द स्टेट हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। तो जो राज्य का कार्य है वह बहुत मायनों में बढ़ गया। The state to act as a trustee of the people means that it should hold the people's power as a trust for welfare of the people. अब देखिए, the state of act as a trustee, जो राज्य है वो ट्रस्टी की तरह काम करेगा लोगों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? वो लोगों की शक्तियां उनके पास रहेंगी, लोगों का विश्वास उनके पास रहेगा ताकि वह लोगों के लिए अच्छा कर सके। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, आप उस राज्य में वोटिंग देके अपनी सरकार को चुनते हैं। क्यों? आप उनको अधिकार देते हैं, आप उनको शक्तियां देते हैं, हक देते हैं ताकि वह आपका अच्छा कर सके। इट शुड नॉट कंसिडर पीपल एज हेल्पलेस सब्जेक्ट बट एज को रूलर्स इन इट्स गवर्नेंस। अब लोगों को जो राज्य कर रहे हैं, जो सरकार में हैं, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि जो आम लोग हैं वो हेल्पलेस हैं। हालांकि उनको ये समझना चाहिए कि वो भी आपके साथ ही राज कर रहे हैं, बस सत्ता आपके हाथ में है क्योंकि आपको चुना गया है कि आप सरकार को चलाएं, राज्य को आगे बढ़ाएं, विकसित करें। पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन अफेक्टिंग द एटीट्यूड और एक्शन ऑफ अनदर। अब देखिए, पावर, शक्तियां, इससे क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा आपका क्षमता है जिससे एक व्यक्ति अपने एटीट्यूड से, अपने काम से दूसरों को प्रभावित करे। आई हैव पावर ओवर यू इफ आई कैन मेक यू डू वॉट यू वुड नॉट हैव डन अदरवाइज। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो मैं आपसे करवा रहा हूं, आप खुद से नहीं करते लेकिन मेरे कहने पे आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर मेरा पावर है, ठीक है। मैं आपके ऊपर राज कर रहा हूं, मेरी शक्तियां आप पर हावी हैं। बट पावर इज नॉट ऑलवेज एक्सरसाइज्ड ओपनली। लेकिन जो शक्तियां हैं ये हमेशा खुले रूप में लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इट कैन बी एक्सरसाइज्ड इन अनसीन वे एज इन कंट्रोलिंग द एजेंडा। अब ये जो शक्तियां हैं ये कभी कभी इस तरह से इस्तेमाल होती हैं जिससे आपका काम पूरा हो। लोगों को दिखेगा नहीं कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपका काम, आपका उद्देश्य पूरा होगा। However, power can be best exercised when I can convince you about what is good or bad for you.
हालांकि जो शक्तियां हैं ये अच्छे रूप में तब इस्तेमाल की जा सकेंगी जब मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए खराब है। टू दैट एक्सटेंट माई पावर ओवर यू वुड बी कंप्लीट। उस हद तक मेरा जो शक्ति है आपके ऊपर वह पूरा हो जाएगा। एंड दिस डोमिनेंस वुड ऑलवेज गो अनचैलेंज। और यह जो मैं आपको डोमिनेट कर रहा हूँ, आपके ऊपर राज कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यह समझा रहा हूँ आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ आप उसी के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा बात भी पूरा हो जा रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कर भी रहे हैं और किसी को खराब भी नहीं लग रहा है। बाय द पावर ऑफ गवर्नमेंट वी थिंक ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकार का जो शक्तियाँ होती हैं उससे हम लोग सोचते हैं सरकार के बारे में दूसरी चीज़ें। वी थिंक ऑफ मिनिस्टर्स हु हैव डिपार्टमेंट्स अंडर देम फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ओवर द एरिया ऑफ देयर डोमेन्स। हम लोग उन राजनीतिक लोगों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में सोचते हैं जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, और उनको कुछ शक्तियाँ दी गई हैं ताकि उनका जो क्षेत्र है उनमें वो काम कर सके। देयर इज द ब्यूरोक्रेसी एंड द enormous structure of governmental administration which has power over us। आप देखिए, सरकार का एक क्षेत्र प्रणाली है, ठीक है, सरकार के पास काफ़ी शक्तियां हैं, ठीक है। नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही होता है, ठीक है। सरकार के लिए हम लोग काम करते हैं ताकि हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास हो। सरकार का जो प्रणाली है बहुत बड़ा है, बहुत बड़े रूप में सरकार काम करती है। इट कैन कंट्रोल आवर लाइव्स इन वेरियस वे बाय मेकिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज। सरकार हमारे जीवन को काफ़ी हद तक, काफ़ी तरह से नियंत्रित कर सकती है, कानून लाकर, कानून बनाकर, हमारे ऊपर कानूनों को लागू करके। हेयर वन थिंग इज टू बी नोटेड, यहाँ एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। Power does not lie only in the highly publicized areas of social life like government, administration, elections, etc. शक्तियाँ जो है ये सिर्फ उन लोगों के पास नहीं है जो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, जैसे कि सरकार हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इलेक्शंस हुआ। It also exists in small institutions like family, etc. अब ये छोटे छोटे जो संस्थाएं होते हैं उनमें भी होता है, जैसे परिवार हुआ। Many feminists are of the opinion that inside the private world of a family, man exercises power and dominance over women। अब बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, नारीवादी लोग, वो लोग एक स्त्री के अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि परिवार में जो पुरुष हैं वो महिलाओं के ऊपर अपने शक्ति को आजमाते हैं, महिलाओं को दबा के रखते हैं। Hence it is very aptly said, even the personal is political। इसलिए कहा जाता है कि जो बहुत निजी है वहां पर भी राजनीति है, हर एक परिवार में राजनीति चलती है। Another thing to be noticed is that there is a distinction between legitimate and illegitimate power। अब देखिए, दूसरी चीज ये भी है जो कि समझना है कि आपके पास कुछ कानूनी शक्तियां हैं और कुछ गैर कानूनी शक्तियां हैं। There can be power which is considered right or proper, while another may be improper। अब कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही तरीका है, और कुछ ऐसी हैं जो कि गलत है, गलत तरीका है। A डकैत power over me is very real because if I do not comply with his wishes, I might lose my life or limb। अब देखिए, मान लीजिए कोई डकैत है, उसके पास शक्तियां हैं, ठीक है, वो आपके पास आता है डकैती करने, तो हो सकता है कि अगर आप उसकी बातों को ना माने तो वो आपको जान से मार दे या तो आपके शरीर के अंगों को अलग कर दे। बट इट इज़ नॉट प्रॉपर पावर एज इज जनरली अंडरस्टूड। लेकिन ये शक्तियाँ जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। कॉन्ट्ररी टू इट द पावर दैट द गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, पुलिसमैन और जजेस एक्सरसाइज ओवर मी इज अ प्रॉपर पावर। आप देखिए, इसके विपरीत अगर मैं कहूँ कि जो सरकारी लोग हैं, जो पुलिसमैन हैं, जो जज हैं, अगर वो मेरे को कुछ सज़ा दे रहे हैं अपने तो वो सही है, क्योंकि वो मेरे संग तभी कुछ गलत करेंगे या मेरे ऊपर तभी शक्तियाँ आजमाएंगे जब मैं कुछ गलत करूँगा, मेरी गलती की सज़ा वो मुझे देंगे। लेकिन डकैत जो है
वो मुझे बिना किसी गलती की सजा दे रहा है। द डकैत्स पावर इज इलेजिटिमेट पावर वाइल द गवर्नमेंट्स पावर इज लेजिटिमेट। अब जो डकैत है उसका जो शक्ति है वो गैर कानूनी है और जो सरकार की शक्तियां हैं वो कानूनी है। एंड द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ओवर मी इज कॉल्ड अथॉरिटी। और जो संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उनका जो शक्तियां हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। अथॉरिटी कंटेन्स द टू आइडियाज ऑफ पावर एंड लेजिटिमेसी। अब ये जो अथॉरिटी होती है इसमें दो सोच है, एक है शक्तियां, दूसरी कानूनी चीजें। अथॉरिटी इज दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज लेजिटिमेट, इट इज पावर प्लस लेजिटिमिटीज। अब देखिए आपके पास जो अधिकार है, जो अधिकार दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, ये क्या है? शक्तियों का एक रूप है जो कि कानूनी रूप से सही होनी चाहिए, कानूनी शक्तियां होनी चाहिए, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आगे 1.3.2 सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार। द गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट थ्रू विच द लेटर रियलाइजेज इट्स ऑब्जेक्टिव। सरकार जो है वो राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। थ्रू इट्स थ्री ऑर्गन्स, दैट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, it makes laws and rules and implements them, maintains peace and order in the country and resolve clashes of interest। अब देखिए इसके तीन अंग होते हैं, तीन भाग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिससे वह नियम बनाता है, लॉज बनाता है, कानून बनाता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है और देश में शांति कायम करता है, ठीक है, ताकि जो नागरिक है वो अच्छे से रह सके और जो लोगों के बीच में दुश्मनी है, जो मन नहीं मिलता है लोगों का, वो पूरा ठीक हो सके। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिन लोगों के साथ रहें, आपके देश में जितने लोग हैं सबका एक ही सोच हो। इट ऑल्सो ट्राइज टू इंश्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब देखिए ये भी चीज़ सरकार को देखनी पड़ती है कि जो लोग उसके क्षेत्र में रह रहे हैं वो एक साथ रहें, उनका सोच एक हो, और सोच एक ना भी हो तो लोग एक साथ जीवन व्यापन करें। Modern democratic government perform many other functions for the development and welfare of citizens and the society as a whole। अब देखिए जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जिससे उसके नागरिकों का विकास हो, उनका अच्छा हो और पूरी तरह से समाज का भी अच्छा हो। This is especially so in developing country like ours। अब यह एक विकास हो रहे देश में, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, उसमें होता है। देखिए सबका विकास होगा तभी आपके देश का विकास होगा, तभी आप अच्छी जगह रह पाएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट इज रेसिप्रोकल। अब देखिए सरकार और उसके नागरिक के बीच जो संबंध है वो पारस्परिक संबंध है, म्यूचुअल है, मिलकर ये लोग चलते हैं। दैट इज सिटीजन्स आर मेंबर्स ऑफ द स्टेट। जो नागरिक है वो कौन है? राज्य में रहने वाले हैं, वो उसके मेंबर्स हैं। द स्टेट रिकॉग्नाइज सर्टेन राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड इन टर्न एक्सपेक्ट सर्टेन ड्यूटीज फ्रॉम देम। अब जो राज्य है वो क्या करता है? वो अपने राइट्स को, अपने अधिकार को समझता है, नागरिकों के अधिकार को समझता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि वो जो नागरिक हैं वह अपने कामों को सही से करें। So far as the right of the citizens are concerned, they can be divided into three: civil, political and social। अभी तक जो नागरिकों के जो राइट्स है, जो उनका अधिकार है, उनके बारे में जो समझा गया, इससे इनको तीन भागों में बांटा गया: सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल राइट्स आर दोज राइट विच आर नेसेसरी फॉर द फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। अब आपका जो सिविल राइट्स है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें यह देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति को जो नागरिक अधिकार मिले, वह आज़ादी से अपने राज्य में रह सके, वो जो चाहे वो कर सके, लेकिन वो कानूनी रूप से सही होना चाहिए। दे इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। अब देखिए जो आपके राज्य में रहने वाले नागरिक हैं उनको अपने जीवन को जीने का अधिकार होना चाहिए, वह जैसे चाहे अपने जीवन को जिए। उनको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, वो जो
चाहे वो बोल सके। लेकिन ध्यान रहे, आप जो भी काम करें कानून के दायरे में रह के करें। साथ ही साथ अपने सोच को वो लोगों के सामने रख सकें, वो प्रॉपर्टीज़ खरीद सके, अपना पूंजी बना सकें, साथ ही साथ वो किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट में आ सके। जो नियम कानून आपके राज्य में है वो सभी के लिए एक हो, सभी को प्रोटेक्शन मिले। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग नियम, गरीब के लिए अलग नियम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इम्प्लाइज इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। अब देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब एक है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिले। ऐसा नहीं कि हाँ ये व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति कुछ गलती करता है और गरीब व्यक्ति कुछ गलती करता है तो दोनों को एक समान देखा जाए, ठीक है। जो आप कानून लागू कर रहे हैं वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड द राइट टू वोट एंड द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। आप देखिए, जो आपका राजनीतिक अधिकार है उसमें क्या है, हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी जाति धर्म का हो, गरीब हो अमीर हो, उसको वोटिंग का राइट मिले, वो सरकार को चुनने का उसको अधिकार मिले, साथ ही साथ वह इलेक्शन लड़ सके। सोशल राइट्स इंक्लूड्स द राइट टू सम डिग्री of economic welfare and security and the right to live the life of a civilized being according to standard prevailing in the society। अब देखिए, जो आपका सामाजिक अधिकार है उसमें क्या है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति हो, जो आपका इकोनॉमिक वेलफेयर हो, जो आपको सिक्योरिटी दी जाए, वो इतना हो कि आप एक अच्छा जीवन जी सके। ऐसा नहीं कि आपके राज्य में कुछ लोग बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं और अधिकांश लोग बहुत ही गरीबी की अवस्था में। एक स्टैंडर्ड हो, एक मापदंड हो जिसमें सबके जीवन अच्छे से सरकार उनको मौका दे कि वो अपने जीवन को अच्छा बना सके। इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब देखिए, जो नागरिक है उसका यह काम है, उसका यह ड्यूटी है कि वह सरकार को कर भुगतान करे, टैक्स पे करे। दे शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड अबाइड बाय द लॉज एंड रूल्स, शुड हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस बाय इम्यूनाइजेशन एंड बाय कीपिंग नेबरहुड क्लीन। अब जो नागरिक है उनको सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का जो नियम कानून है वो अगर नागरिक फॉलो करेंगे, मानेंगे, तभी आपका राज्य, आपका देश अच्छा बनेगा। साथ ही साथ जो लोग हैं उनको अपना ध्यान भी रखना चाहिए, इंजेक्शंस लेना चाहिए, दवाइयाँ लेना चाहिए ताकि बीमारियों से बच सकें। अपने आसपास का जो जगह है, अपना आस पड़ोस, वह उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दे शुड हैव स्मॉल फैमिलीज टू हेल्प द गवर्नमेंट टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोगों को छोटा छोटा परिवार रखना चाहिए ताकि जो सरकार है वह हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको ध्यान में रखे, उसको चेक कर सके। अब देखिए, आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो इससे हमारा ही नुकसान है। दे शुड प्रिजर्व पब्लिक प्रॉपर्टी, हेल्प इन कैचिंग एंड पनिशिंग एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स। अब जो आम जनता का जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इनको उनको बचा के रखना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग गलत काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको सरकार पकड़े और उनको सजा दे। फर्दर, द सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड रीजन शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अग्रीमेंट एंड नॉट बाय वायलेंट मीन्स। अब देखिए, जो नागरिक है चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी प्रांत से हो, आपसी जो उनकी समस्याएं हैं वह उन्हें बात करके समझ के ठीक करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ के कोई गैर कानूनी तरीका, हिंसा का तरीका अपना के। देखिए, याद रखिएगा, हिंसा जो है वो आपको हमेशा गलत ही करवाएगा, वो आपको कभी सही नहीं करवाएगा। भले आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप तुरंत कुछ पलों के लिए जीत गए, लेकिन वक्त दर वक्त जो गलत है वो गलत है, वो सामने आएगा ही, और हिंसा से कभी आप जीत नहीं सकते पूरी तरह से। In this way, a lot of resources, energy and time of the government can be saved for constructive purposes। अगर हमारे राज्य के, हमारे देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स, वो सरकार का साथ दें तो बहुत सारी ऐसी हमारी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, जो हमारा एनर्जी है, टाइम है सरकार का, वो सब बचेगा ताकि सरकार और भी काम कर सके। आइए अब हम लोग देखते हैं 1.3.3 लिबर्टी। अब देखिए, एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है।
द टर्म लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीन्स फ्री। अब देखिए जो शब्द लिबर्टी है वो कहां से आया है, एक लैटिन वर्ड है लिबर जिसका मतलब फ्री, आजादी है। दस लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता का मतलब हुआ आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। फ्रीडम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। एक व्यक्ति के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि वह स्वतंत्र रूप से रहे, वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सके। Historically speaking, the term liberty was initially defined as absence of the restraints of an individual. अब देखिए अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ये पाया जाता है कि जो शब्द है लिबर्टी, ठीक है, वो क्या था, वो ऐसे दिखाया जाता था कि एक व्यक्ति का जो संयम है, ठीक है, उसको किसी चीज के लिए उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जाए, उसको आज़ादी दिया जाए। दिस इज नोन एज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अब देखिए यहाँ रीस्टेंट है, रीस्टेंट का मतलब क्या होता है, कठोरता। पहले लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता था, तो ये क्या था, लिबर्टी के ऑपोजिट में। अर्ली लिबरलाइजेशन चैंपियन नेगेटिव लिबर्टी। पहले के जमाने में जो लिबरलिज्म था वो नेगेटिव, आज़ादी के खिलाफ बात करते थे। जॉन स्ट्रॉट मिल, द 19th century इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर, डिस्क्राइब रीस्ट्रेंट ऑफ एन एविल। आप देखिए जॉन स्ट्रॉट मिल जो 19वीं सदी में 19th century में इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, वो बोलते हैं कि किसी के ऊपर सख्ती बरतना, कठोर बनना, यह उस समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए गलत है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव है। मिल वॉज स्पेशली वरिड अबाउट द रीस्ट्रेंट्स कमिंग फ्रॉम द स्टेट एंड द सोसाइटी। आप देखिए मिल जो थे, जॉन स्ट्रॉट मिल, वो सबसे ज़्यादा चिंतित इस बात से थे कि सरकार द्वारा, राज्य द्वारा, समाज द्वारा जो लोगों के ऊपर शक्ति बरती जाती है, जो उनसे क्रूरता की जाती है, कठोरता की जाती है। However, since individuals live together in a society, complete absence of restraint would neither be possible nor desirable. हालांकि जैसे आप जानते हैं कि एक समाज में व्यक्ति रहते हैं, नागरिक रहते हैं, एक एक लोगों से मिला के ही समाज बनता है, तो पूरी तरह से ये जो शक्ति है इसको हटाया नहीं जा सकता है, ये मुमकिन भी नहीं है। Further, differentiating between the self-regarding and other-regarding action is not always possible. साथ ही साथ अब आप क्या काम करना चाहते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, दूसरे क्या कर रहे हैं, इसके बीच जो डिफरेंस है ये भी करना हमेशा मुमकिन नहीं है। इट हैज़ बीन वेरी aptly said that your liberty to swing your arm ends there where my nose begins. अब देखिए ये कहा गया है कि आपकी आज़ादी तभी तक है जहां तक मैं ना हूं, जैसे ही आप मुझसे टकराएंगे आपकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। तो आप तभी तक आज़ाद है जब आप अपने क्षेत्र में हैं। फॉर लिबर्टी टू बी एंजॉयड बाई एवरीवन इट शुड हैव रीजनेबल रिस्ट्रेंट। अब देखिए अगर सभी स्वतंत्रता का आनंद ले तो इसके लिए कम सख्ती बरतने की जरूरत है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। अब ये पॉजिटिव लिबर्टी का, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट फर्दर मीन्स फ्रीडम टू बी अ मास्टर ऑफ वंस ओन सेल्फ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग क्या से समझते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपने ऊपर आज़ादी है, वह जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वह कानूनी रूप से सही होना चाहिए। हैरोल्ड जे लास्की सपोर्टेड दिस कॉन्सेप्ट। हैरोल्ड जे लास्की इस सोच को, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते थे। फ्रीडम्स आर अपॉर्चुनिटीज विच हिस्ट्री हैज शोन टू बी एन एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आज़ादी क्या है, ये इतिहास हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिखाता है, देता है, ताकि व्यक्तियों का विकास हो सके। द फ्रीडम ऑफ मैनी रिक्वायर्स रिस्ट्रेंट ऑफ लॉ ऑफ द फ्रीडम ऑफ सम। अब देखिए अगर सभी की आज़ादी चाहिए तो कुछ लोगों की आज़ादी पर कानूनी रूप से रोक होना चाहिए। कहने का मतलब, अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर कुछ शक्ति बरतनी चाहिए ताकि सभी खुलकर जी सकें। लेटर लिबरल सपोर्टेड द पॉजिटिव लिबर्टी। बाद में जो लिबरल्स थे वो पॉजिटिव लिबर्टी को, स्वतंत्रता को सपोर्ट करने लगे, मानने लगे।
1.3.3.1 सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। अब देखिए लिबर्टी स्वतंत्रता, ठीक है, इसको कैसे बचाया जा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू द इंडिविजुअल इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक व्यक्ति की क्या क्या अधिकार हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। अब वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताए कि हर एक व्यक्ति का क्या अधिकार है और उसको कैसे कैसे स्वतंत्रता मिलेगा, ठीक है। दिस वे द गवर्नमेंट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एनक्रोचिंग अपॉन द फ्रीडम्स ऑफ द पीपल। अब देखिए इस तरह से जो सरकार है वो जो उसके नागरिक हैं उनका जो आज़ादी है, ठीक है, उस पर अतिक्रमण या उस पर दबाव वो नहीं डाल सकते। कौन? सरकार। संविधान में लिखा है कि किस व्यक्ति का क्या अधिकार है और उसके हिसाब से ही सरकार को चलना है। इम्पार्शियल जुडिशरी इज राइटली कॉल्ड द वॉचडॉग ऑफ लिबर्टी। अब देखिए इम्पार्शियल जुडिशरी मतलब जितने भी लोग हैं उनके लिए निष्पक्ष न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई व्यक्ति कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए एक ही न्यायाधीश होना चाहिए, एक ही न्याय होना चाहिए। विदाउट इट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल वुड बी मीनिंगलेस। इसके बिना एक व्यक्ति का, एक नागरिक का जो स्वतंत्रता है वह किसी मायने नहीं रहेगा। कहने का मतलब मान लीजिए अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून, तो इससे तो फिर एक अलग तरह का माहौल बनेगा और जो सबकी आज़ादी की बात है वो नहीं रहेगी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज अनदर इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी। अब देखिए जो डिसेंट्रलाइजेशन है मतलब जो शक्तियां हैं वो किसी एक ग्रुप के पास, एक पक्ष के पास ना हो, ये सब में मिल के हो, ये स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक दूसरा बिंदु है। हिस्ट्री इज विटनेस टू द फैक्ट दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हैज वेरी ऑफन लेड टू डेस्पोटिज्म। अब देखिए इतिहास में हम लोग को ये पता चलता है कि अगर जो शक्तियां हैं वो किसी एक के पास रहीं तो उससे तानाशाही बढ़ेगी। डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही, और तानाशाही कहीं के लिए भी अच्छा नहीं होता है। सेपरेशन ऑफ पावर दैट इज द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी बीइंग सेपरेट इज अ ग्रेट एली ऑफ लिबर्टी। अब जो आपका पावर्स है, ताकत है, अगर वो सब अलग अलग लोगों के हाथ में रहे, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हो, और सब अलग अलग हो, तो ये आपकी स्वतंत्रता तक के मित्र हैं और ये स्वतंत्रता को जोड़े रखते हैं। मॉन्टेस्क्यू सेड पावर शुड बी अ चेक ऑन पावर। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शक्तियां क्या है? शक्तियां हैं कि दूसरों की शक्तियों पर ध्यान दिया जाए, कि कोई अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी इन द आइज ऑफ द लॉ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी। अब देखिए लिबर्टी, स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए रूल ऑफ लॉ, कानून क्या होगा, साथ ही साथ सबके लिए एक कानून होना, सबको एक नज़र से देखना, यह भी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है। दिस इज द बुलवॉक अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, कलर, क्रीड एक्सेट्रा। अब देखिए ये किसके खिलाफ है? लोग जाति के धर्म में, जाति, अमीर गरीब, रंग रूप, समुदाय, इसमें लोगों के बीच में अंतर्भेद करते हैं, ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट मतलब इसके खिलाफ कहता है कि सबके लिए स्वतंत्र है, सबके लिए एक ही नियम। बुलवॉक का मतलब बांधा लाना, किसी चीज पे रुकावट करना। A large measure of social justice or diffusion of social and economic privileges is a prerequisite for liberty. अब बहुत बड़े क्षेत्र में जो सामाजिक न्याय है, ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से लोगों को प्रिविलेजेस दिया जाए, सेवाएं दी जाती हैं, वो भी आपके स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचार करना,
किसी चीज का फैलाव होना, एक्सपेंशन. इफ प्रिविलेजेस बिकम द prerogative of the select few, then effective liberty would be denied to the vast majority. अगर मान लीजिए कुछ ही लोगों को प्रिविलेज दिया जाए, मतलब कुछ लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं हो, तो बड़े तौर पर ये जो आज़ादी है वो लोगों को नहीं मिलेगी. A well-knit party system is also indispensable for the preservation of liberty. अब देखिए, स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए एक अच्छी तरह से संगठित पार्टी की जरूरत है जो कि आपके राज्य को, आपके देश को अच्छे से चलाए. All these institutional safeguards are inadequate to preserve liberty if the citizens themselves do not possess the proud spirit to preserve it. अब ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि रक्षा कर रही हैं, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता को बनाए में आपकी मदद कर रही हैं, तो ये तभी मुमकिन है जो आपके नागरिक हैं वो इस पर गर्व करें अपने स्वतंत्रता पर और अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखें. People should always be on their toes to ensure that their liberty is not encroached upon. लोगों को हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो स्वतंत्रता है उस पर कोई आँच ना आए, उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनी ना जाए. Eternal vigilance, it has been rightly said, is the price of liberty. आप देखिए, इटर्नल विजिलेंस मतलब अंत सतर्कता. आप अगर खुद से सतर्क रहेंगे तभी आप आज़ाद रहेंगे, आप स्वतंत्र रहेंगे. तो आपको हर एक हाल में सतर्क रहना जरूरी है. 1.4 जस्टिस एंड इट्स रेलेवेंस फॉर सिटीजन एंड स्टेट्स. आप देखिए, जस्टिस न्याय यह उसके नागरिक के लिए, उसके राज्य के लिए किस तरह से जरूरी है. द टर्म जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस विच मीन्स अ बॉन्ड. आप देखिए, जो शब्द है जस्टिस, ये कहाँ से आता है? ये एक लैटिन वर्ड है जस, जिसका मतलब होता है बॉन्ड. दस द वर्ड जस्टिस मीन्स जॉइनिंग और फिटिंग. तो इसका मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब क्या हुआ? जुड़ना या किसी चीज को किसी चीज में फिट करना. जस्टिस says E. Barker is the reconciler and the synthesis of the political values. अब जो आपका राजनीतिक वैल्यूज है इसको रिकॉन्साइल करना, सिंथेसाइज करना, मिलाना, ये सब आपका जस्टिस में आता है. The best general definition of justice is to render to everyone his or her due. अब देखिए, जस्टिस न्याय, इसका जो एक आम तौर पर जो सबसे अच्छा परिभाषा ये कह सकते हैं कि सभी का जो किया हुआ चीज है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, उसके लिए उसको न्याय मिलना चाहिए. अगर कोई गलत करता है तो वो दोषी कहलाएगा, उसको उसकी सजा मिलेगी. 1.4.1 एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस. अब देखिए, न्याय का एस्पेक्ट्स क्या क्या है. When we turn to a broader question of justice, it has other constitutions. We find a number of views. अगर हम लोग न्याय को बड़े सवाल के रूप में देखेंगे तो इसके बहुत सारे संविधान हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का सोच है, बहुत सारी नज़रिया है. Herein comes the concept of distributive justice. What is the proper way of distribution of income or social position in the given society? अब देखिए, इसमें एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, जिसमें यह है कि जो कमाई है, जो पैसा है, वो कैसे सही तरीका से, क्या उसका सही तरीका हो सकता है, नागरिकों में, समाज में, लोगों में वो पैसा बटे, इनकम बटे, लोगों का समाज में क्या स्थान होगा, किसका क्या पोजीशन होगा, स्टेटस होगा. देयर आर टू मेजर कॉन्सेप्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सोशल जस्टिस. वन इन्वॉल्व्स द नोशन ऑफ मेरिट एंड द अदर इन्वॉल्व्स द नीड एंड इक्वालिटी. अब देखिए, दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्शन है, सोच है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सोशल जस्टिस के ऊपर. एक में नोशन ऑफ मेरिट आता है और दूसरा में नीड एंड इक्वालिटी आता है, ठीक है, किसकी क्या जरूरत है. उसके बाद इक्वालिटी, जितने भी लोग हैं सबको समान दर्जा मिले. नोशन ऑफ मेरिट, योग्यता की धारा, जो जिस योग्य है उसको उस हिसाब से चीजें मिले. Next, 1.4.2 merit. The first conception argues that each person's social position and material wealth must be decided on the basis of merit. अब देखिए, जो सबसे पहला कॉन्सेप्शन है नोशन ऑफ मेरिट, मतलब योग्यता की धारणा, जो जिस योग्य है
उसके हिसाब से उसको समाज में इज्जत मिले, उसका जो मटेरियल पर्सनल उसके पास कितना धन संपत्ति होगा, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि योग्यता कितनी है उसकी। When people talk of careers open to talents and equality of opportunity, they have merit and view. जब लोग अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो टैलेंट के अनुसार इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिले, फिर जिसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से उसको काम मिले, दर्जा मिले। However, the question arises as to how to measure merit or talent. लेकिन सवाल यह उठता है कि आप किसी के योग्यता को, किसी के टैलेंट को आप कैसे मापेंगे। The liberals say that the price that someone can command in a free market is the reasonable indicator of his or her values to others. अब देखिए, एक खुला बाजार है, उस खुले बाजार में व्यक्ति जो दाम लगा सकता है, ठीक है, उसका जो वहाँ पे योग्यता है, उसका जो औकात है, जो स्टेटस है, उसके ऊपर यह निर्भर करेगा कि वो किस जगह है, उसको क्या वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरे उसको किस नज़रिया से देखेंगे। द सोशल क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट मार्केट रिसीप्ट्स आर ऑफन अफेक्टेड बाई चांस एंड सोशल बैकग्राउंड्स विच हैव नथिंग टू डू विथ मेरिट। अब देखिए, जो सोशल क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि मार्केट रिसीप्ट जो है, जो बाजार है, वो बहुत बार इस बात से अफेक्ट करता है कि आप किस समुदाय से आए हैं, ठीक है, आपको क्या मौका दिया गया, और ये बहुत बार योग्यता पे नहीं होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप एक अमीर घराने से हैं, ठीक है, और आप योग्य हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको एक अलग नज़रिया से लोग देखते हैं क्योंकि आप अमीर हैं, और यही गरीब लोगों के संग भी वैसा ही होता है। तो हर बार आपकी योग्यता से नहीं, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आप किस समुदाय से हैं, आपका आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आपका समाज में इज्जत किस तरह से है, वैसे भी आपको लोग मापते हैं। नेक्स्ट 1.4.3 नीड एंड इक्वालिटी। अब जरूरत और समानता। द सेकेंड कंसेप्शन व्यूज दैट गुड्स, पोजीशन एक्सेट्रा शुड बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स नीड। अब जो दूसरा कंसेप्शन है, जो दूसरी धारणा है, वो बताता है कि जो भी सामान है, जो भी दर्जा है, आपको इस हिसाब से मिलना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं। बट हाउ टू डिफाइन नीड्स, लेकिन ज़रूरतों को आप कैसे परिभाषित करेंगे, ज़रूरतों को आप कैसे समझाएंगे। एवरीबॉडी अग्रीज ऑन फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अब सब यही कहते हैं कि एक व्यक्ति को रहने के लिए 3 चीज़ों की मूल आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। बियॉन्ड दिस देयर इज नो अग्रीमेंट। अब इसके बाद कोई अग्रीमेंट नहीं है। कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म बिलीव दैट ईच पर्सन शुड डिफाइन हिज नीड्स एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज कैन बी क्रिएटेड अंडर कम्युनिज्म टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म ये मानते थे कि हर एक व्यक्ति अपने ज़रूरतों को अपनी संसाधनों के अनुसार बताए, ठीक है, और उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको समाज, उसका कम्युनिटी, समुदाय पूरा करे। However, others are of the opinion that needs can be satisfied by 2 agencies, welfare state and the market. लेकिन जो दूसरे हैं उनका यह मानना था कि जो ज़रूरतें हैं वो 2 एजेंसीज पूरी करेंगी। एक है वेलफेयर स्टेट, आपका जो राज्य है वो, और दूसरा बाजार। सम नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू द वेलफेयर स्टेट एंड अदर बीइंग एलोकेटेड थ्रू द मार्केट। अब कुछ जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपका जो राज्य है, ठीक है, आपका लोक हितकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, वो पूरा करेगा, और दूसरा बाजार। नेक्स्ट है 1.4.4 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसर, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। इक्वालिटी डज नॉट मीन आइडेंटिफाई ऑफ रिवॉर्ड्स और आइडेंटिफाई ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज सेम रिवॉर्ड और ट्रीटमेंट फॉर एवरीबॉडी रिगार्डलेस ऑफ एफर्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब देखिए, समानता, इक्वालिटी, बराबर का हक, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक व्यक्ति को एक जैसा चीज मिले, एक जैसा उसके संग व्यवहार हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस योग्य हो, जो जितना एफर्ट लगाए, जिसकी जैसी परिस्थिति है, उस हिसाब से उसको समानता मिले। फॉर एग्जाम्पल, देयर वुड बी नो इक्वालिटी इफ ऑल द स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड 60 मार्क्स रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आंसर। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक परीक्षा में 100 स्टूडेंट बैठते हैं, सब अलग अलग तरह से आंसर लिख रहे हैं, तो आप सबको 60 मार्क्स नहीं दे सकते। जो जैसा आंसर लिखेगा उस हिसाब से उसको मार्क्स मिलेगा। Ideally, those who write better should get higher marks.
अब देखिए नियम अनुसार जो अच्छा आंसर लिखेगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलना होगा, एंड दिस इज अ कंपैटिबल विथ इक्वालिटी। और ये इक्वालिटी समानतावाद, ठीक है, इससे ये कंपैटिबल है, मिलता जुलता है। लाइकवाइज इन अ सोसाइटी सम पीपल हैव मोर इनकम एंड सम हैव लेस। इसी प्रकार समाज में कुछ व्यक्तियों के जो कमाई है वो ज़्यादा है, कुछ की कमाई कम है। However, this state of affairs does not violate equality provided two conditions are met: absence of privileges and equality of opportunity। लेकिन जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो राज्य है, जो देखता है, उसके अनुसार दो कंडीशन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे सबको एक समान चीज़ें मिलें जिसमें वो काम कर सके, सबको एक समान अवसर मिले। अब देखिए आपको अवस्था तो दे दी गई, फिर आप जैसा एफर्ट देंगे, जैसा काम करेंगे, उस हिसाब से आपको कमाई होगी, आप अपना जीवन जिएंगे। अब एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। देखिए, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज स्ट्रेंथन्स इक्वालिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिविलेज वुड कॉन्वर्सली प्रमोट इनइक्वालिटी। अब देखिए प्रिविलेज मतलब कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहा है, बहुत उन लोगों के संग अलग तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो विशेषाधिकार के में अगर लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी तो इक्वालिटी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इक्वालिटी अधिकार मिल रहा है, विशेषाधिकार मिल रहा है, तो इनइक्वालिटी हुआ। सिंपल समझिए, अगर प्रिविलेजेस है, कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिल रहा है, बहुत अलग अलग तरह के अधिकार मिल रहे हैं, तो क्या होगा? इनइक्वालिटी होगा, ठीक है, समानता नहीं रहेगी। और अगर कुछ लोगों को प्रिविलेजेस नहीं मिल रहा है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है, तो समानता होगी, इक्वालिटी होगी। दिस मीन्स दैट नो वन बी गिवन फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज मोर देन दोज गिवन टू अदर्स। इसका कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को कुछ अलग तरह का फैसिलिटी या अवसर नहीं मिलना चाहिए, वही मिले जो सबके लिए हो। अगर कोई अवसर है तो वो सबके लिए हो। प्रिविलेजेस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड इन द प्रोसेस हार्म्स इक्वालिटी। अब जब किसी को विशेषाधिकार दिया जाता है तो इससे इनइक्वालिटी का परिस्थिति आता है, असमानता की परिस्थिति आती है, और जो समानतावाद है, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, वो खराब होता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स एवरीबडी शुड हैव द सेम चांस टू एक्सेस पब्लिक पोजीशन एंड ऑफिस। अब एक समान अवसर मिलना, इसका मतलब क्या हुआ? हर एक व्यक्ति को जो भी नौकरियां हो या समाज में जो भी कार्य हैं उनके लिए उनको मौका मिलना चाहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंडियन इज द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। अब भारत में एक अवसर की बात करता हूं जो कि समान है सबके लिए। एक एग्जाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कौन कर रहा है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये सबके लिए है। एनी इंडियन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन टेक द एग्जामिनेशन। कोई भी भारतीय ग्रेजुएट, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो भारत का, वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। A lead to the concept of equality of opportunity is equality of condition। आप देखिए, समान अवसर मिलना, ठीक है, इसके संबंध में समान परिस्थितियां भी होनी चाहिए। Everybody should get a chance to be at the initial starting line, then the race of the life could begin। सभी को एक जगह खड़ा करना है, फिर वहां से सबका जीवन आगे बढ़ता है। Some would come first, some seconds and others would fail। अब कुछ प्रथम श्रेणी में आएंगे, कुछ द्वितीय श्रेणी में आएंगे, और कुछ हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे। But this would not be a violation of equality। पर इससे जो समानतावाद है, जो समानता की बात है, उसको नकारा नहीं जा सकता। Many people are convinced that equality of condition can only be achieved when the historical disadvantaged group like the Dalits and the scheduled caste are compensated through reservation of jobs, or as is known in the United States of America, affirmative action। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि इक्वालिटी, जो परिस्थिति का एक इक्वालिटी है, समानता की बात करें तो ये तभी होगा जब इतिहास में कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि दलित से, SC ST थे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन दिया जाए नौकरी में। आज भी ये रिजर्वेशन चलता है। इक्वालिटी इज क्लोजली कनेक्टेड टू इक्विटी, दैट इज इवन हैंडेड ट्रीटमेंट।
Equity demands like cases to be treated alike. Relevantly, similar cases are to be treated in similar ways. अब देखिए, इक्वालिटी जो है वो इक्विटी से मिलता जुलता है, मतलब इवन हैंड ट्रीटमेंट, सबको एक जैसा आप ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब हर एक केस का एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कोई कुछ किया है तो जो उसके लिए नियम है वही दूसरे के लिए भी हो। साथ ही साथ सिमिलर केसेस जो आएगा उसको भी सिमिलर वेज में देखना है। आइए आगे देखते हैं 1.4.5 ओवरऑल रिजल्ट, कम्युनिटेरियन जस्टिस। अब देखिए, ओवरऑल रिजल्ट की हम लोग बात करेंगे। यहां पे हम लोग बात करेंगे कम्युनिटेरियन जस्टिस के बारे में, ठीक है, जिसका साम्यवादी न्याय के बारे में। देयर इज द अनदर काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस दैट डज नॉट टेक ईदर मेरिट और नीड इनटू अकाउंट। अब देखिए, न्याय का एक दूसरा प्रकार का भी सोच है, एक थ्योरी है, जिसमें योग्यता और जरूरत के बारे में नहीं देखा गया। इट टेक्स इनटू अकाउंट द ओवरऑल रिजल्ट। यह ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करता है कि पूरा जो रिजल्ट आया वो क्या था। जॉन रॉल्स थ्योरी बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। जॉन रॉल्स का जो थ्योरी था, उनका जो सोच था, ठीक है, वो जो सिद्धांत लाए थे वो इस श्रेणी में है, कैटेगरी में है। In his book, A Theory of Justice, he argues that inequalities in the allocation of goods are permissible if and only if those inequalities work to the benefit of least well-off members of the society. वो अपनी किताब A Theory of Justice में इस बात को लेके तर्क करते हैं कि इनइक्वालिटी मतलब असमानतावाद, ठीक है, जहाँ पे समानता नहीं है, किस चीज़ में, अलोकेशन ऑफ गुड्स, लोगों को गुड्स देने में, ये तभी होगा जब वो जो इनइक्वालिटी ग्रुप है वो उनके लिए काम करे जो कि समाज में लीस्ट वेल ऑफ मेंबर है, मतलब समाज में जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनके लिए काम करे। इन अदर वर्ड्स, अ सोसाइटी हैविंग इनकम इनइक्वालिटी इज जस्ट एज इफ and only if that inequality benefited the least advantaged member of that society. दूसरे शब्द में, एक ऐसा समाज है जहाँ पे जो कमाई है, जो इनकम है वो इनइक्वल है। अब देखिए, ये सब जगह होता है। आप जहाँ रहते होंगे आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग कम कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कमाई है, इनइक्वालिटी है, ये लीस्ट एडवांटेज मेंबर को, समाज के जो गरीब वर्ग हैं उन लोगों को ये बेनिफिट करे तो ये अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोफेसर्स हाई सैलरी कैन बी just if and only if it directly or indirectly benefits say to the bricklayer. अब देखिए, एक प्रोफेसर है जिसका सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये सीधे रूप में या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ब्रिकलेयर है, जो ईंट बिछाता है, ठीक है, राजगीर है, उसके काम आए। ऑन द अदर हैंड, द स्कॉलर लाइक Nozick argued in favor of traditional meaning of justice as respect of law and entitlements. अब देखिए, दूसरे शब्दों में, दूसरी तरफ जो स्कॉलर है नॉजिक, वो इस बात पे तर्क करते हैं कि जो ट्रेडिशनल मीनिंग है, जो पारंपरिक मीनिंग है न्याय का, उस पर कि कानून का जो नियम कानून है, जो लॉ है, उसका आदर हो, और जो एंटाइटलमेंट दिया गया है उसका आदर हो। एंटाइटलमेंट मीन्स एस्टैब्लिश्ड एंड कन्वेंशनल राइट। एंटाइटलमेंट्स मतलब जो अधिकार दिया गया है, जो लोगों को अधिकार दिया गया है, जो कन्वेंशनल है, वो माना जाए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिविजुअल्स हैव नेचुरल राइट्स, स्पेशली द राइट टू प्रॉपर्टी। अब इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है उसका प्राकृतिक अधिकार है, क्या चीज का, वो संपत्ति बना सकता है। दीज एंटाइटलमेंट्स accrue to the individuals because they are human beings. अब ये जो entitlements है, आपके जो अधिकार हैं, ये इसलिए है क्योंकि आप इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है। Nozick say nobody, not even the state, can override these entitlements. Nozick कहते हैं कि कोई भी राज्य भी आपका ये जो अधिकार है इसको आपसे छीन नहीं सकता। Putting simply, Nozick is arguing against excessive taxation imposed by the state. आप देखिए, इसको अगर साधारण रूप में कहूं तो नॉजिक इस बात पे तर्क करते हैं कि जो सरकार है, जो कि आपका अच्छा करने के लिए आई है, वो आप पे ज़्यादा कर, टैक्सेशन नहीं लागू कर सकती। ही थिंक्स दैट टैक्सेशन इंटरफेयर्स विद द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल टू डिस्पोज ऑफ द इनकम एज शी और ही थिंक्स फिट। अब देखिए, उनके अनुसार अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहेगा, टैक्सेशन रहेगा, तो ये आपका जो अधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार है, उसका जो कमाई है, ठीक है,
उसको देना पड़ेगा। टैक्सेशन इज एन इंस्टेंस ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। आपका जो टैक्सेशन आपके ऊपर जो है वो आपके आज़ादी को आपसे छीनता है, कम करता है, क्योंकि आपकी जो कमाई है आप उसी में से उसको देते हैं। जस्टिस इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए न्याय जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, वक्त दर वक्त ये बदलता रहता है। इट हैज बिन अंडरगोइंग चेंजेस फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टिल टुडे। यह प्राचीन समय से आज तक परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है। सो नो फाइनल वर्ड कैन बी सेड अबाउट जस्टिस। तो न्याय को लेके कोई भी एक अंतिम शब्द नहीं कहा जा सकता। जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट विच कीप्स इवॉल्विंग। जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है जो वक्त के साथ बदलता रहता है। 1.4.6 जस्टिस एंड इट्स रिलेशनशिप लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब देखिए न्याय और उसका स्वतंत्रता, आज़ादी और समानतावाद, एक समान अधिकार के साथ क्या संबंध है। द 19th century scholars like Lord Acton and Alexis de Tocqueville considered liberty and equality as incompatible। आप देखिए 19वीं सदी में जो स्कॉलर थे लॉर्ड एक्टन और एलेक्सिस डे टॉकवेल, वो मानते थे कि लिबर्टी, स्वतंत्रता और इक्वालिटी, समानतावाद, ये एक दूसरे से इनकम्पैटिबल है, मिलते नहीं है। They thought that too much of stress on equality would lead to the delusion of liberty। अब देखिए वो सोचते थे कि अगर बहुत ज़्यादा समानतावाद पर जोर दिया जाए तो आपका जो स्वतंत्रता है वो खत्म होने लगेगा। Many later scholars also agreed with them। बाद में आए बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो उनके साथ अपनी सोच को मिलाने लगे, वो भी यह मानने लगे जो विद्वान पंडित थे। Progressive taxation by the welfare state was considered violative of the liberty of the propertied people। अब जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, ठीक है, उन लोगों का जो आज़ादी था वो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन से वह अतिक्रमण होता था, उल्लंघन होता था, उन पर उनकी स्वतंत्रता कम होती थी। However, it remained a fact that proceeds of tax went towards financing the programs to the ameliorate of the plight of the poor, the unemployed, the needy, the handicapped and the aged। लेकिन ये एक तथ्य था कि जो टैक्स लिया जाता था उससे क्या होता था, प्रोग्राम्स लाया जाता था, निवेश किया जाता था, ताकि जो गरीब हैं, जो कि जिनके पास नौकरी नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, जो दिव्यांग है, जो बूढ़े हैं, इनके जीवन को ठीक किया जा सके। A largely egalitarian society was made possible by these programs। अब देखिए एक बहुत ही बड़ा समानाधिकारवादी समाज बनाया गया जहाँ पे सबको एक जैसे समान मिलने लगा, ये सारे जो प्रोग्राम्स किए गए उससे। इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ जस्टिस डिसाइड्स व्हाट शुड बी द राइट मिक्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। आप देखिए जब इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब जो नोशन ऑफ जस्टिस था, जो न्याय था, वो इस बात को लाया कि कितना स्वतंत्रता होना चाहिए, कितना इक्वालिटी, समानतावाद होना चाहिए, इसका सही मिक्स क्या है। दस फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर टू एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। तो जो आज़ादी है, फ्रीडम, और जो समानतावाद है, वो न्याय के दो एस्पेक्ट्स हैं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी इज जस्टिस। आप देखिए चाहे आप स्वतंत्रता की बात करें या समानतावाद की बात करें, इसका जो उद्देश्य है, जो मूल्य उद्देश्य है, वो ये है कि सबको न्याय मिले। वॉट यू हैव लर्न। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं अभी तक, पॉलिटिकल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, माफ कीजिएगा राजनीतिक विज्ञान का। तो वहां पर क्या क्या पढ़े आप अभी तक, आइए देखते हैं। द एंशिएंट ग्रीक्स थॉट पॉलिटिकल साइंस एज पॉलिटिकल फिलॉसफी। आप देखिए जो प्राचीन ग्रीक वासी थे वो मानते थे कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो एक क्या है, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, दर्शन। दे लेड स्ट्रेस ऑन द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। अब वो किस चीज पे जोर डालते थे, वो जो राजनीतिक है उसके नैतिक दृष्टिकोण पर उनका जोर था। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस
political science became a branch of the church, subordinating political authority to the authority of the church. अब मध्यकालीन युग में जो राजनीतिक विज्ञान है वो चर्च के हाथों में आ गया, ठीक है, राजनीति चर्च के हाथों में आ गया, और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, और चर्च को सत्ता मिली, वो चीज़ों को चलाते थे. इन मॉडर्न टाइम्स पॉलिटिकल साइंस acquired a realistic and secular approach. अब देखो मॉडर्न टाइम्स में, नवीन युग में जो राजनीतिक विज्ञान है इसमें क्या हुआ, एक रियलिस्टिक अप्रोच आया, सेकुलर अप्रोच आया. एज अ रिजल्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द रोल ऑफ द स्टेट अंडरवेंट कंसिडरेबल चेंज. अब देखिए कैपिटलिज्म, पूंजीवादी आया, उसके बाद पूंजीवाद के आने के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति. तो इससे जो राज्य का जो काम है, जो रोल ऑफ द स्टेट है, उसमें बहुत सारी बदलाव आए. द सब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस बिकेम अ स्पेशलाइज्ड साइंस ऑफ द स्टेट. राज्य का जो विज्ञान था, इसमें पॉलिटिकल साइंस, एक राजनीतिक विज्ञान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया. इट्स स्टडीड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब ये सरकार के अलग अलग रूपों के बारे में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके भागों के बारे में, अंगों के बारे में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके बारे में यहाँ पढ़ाई होने लगी, सोचने लगे. लास्की स्टेटेड दैट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंसर्न्ड इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मेन एंड वुमेन इन रिलेशन विद टू दी ऑर्गेनाइज्ड. अब लास्की के अनुसार राजनीतिक विज्ञान में क्या है, इसमें एक पुरुष और महिला का जीवन एक सुनियोजित, एक नियोजित राज्य के साथ क्या संबंध है वो देखा गया. In the 20th century, the behavioral approach shifted the focus of study from political institutions to their functions and to the study of political activities and behavior of men and women. अब 20वीं सदी में जो व्यवहारिक दृष्टिकोण आया, ठीक है, वो बदल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ लोग गए कि उनका क्या काम है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होगा, एक पुरुष का, एक महिला का क्या बिहेवियर होगा. The scope of political science includes the study on the role of state, function of government and its relationship with study. अब जो राजनीतिक विज्ञान है, इसका जो स्कोप है वो देखा जाने लगा किस चीज़ में, एक राज्य का क्या रोल है, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है, स्कोप मतलब क्षेत्र, देखा जाने लगा कि रोल ऑफ द स्टेट, राज्य का क्या रोल है, सरकार का क्या काम है, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और उसका अपने नागरिकों के संग कैसा संबंध है, रिलेशनशिप विद द सिटीजन. पॉलिटिकल साइंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स. अब राजनीतिक विज्ञान जो है वो राजनीतिक से अलग है. While the former deals with the study of politics, the later refers to the problems of men and women which interact with political power and conflict with each other. अब देखिए, फॉर्मर पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो राजनीति है वो किस चीज़ से बनती है, लोगों, पुरुष महिलाओं से, उनकी क्या समस्याएं हैं, साथ ही साथ जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनके साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपस में जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है. पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स. अब शक्ति क्या है, यह आपकी वह क्षमता है जिससे आप दूसरों को नियंत्रित करते हैं. इट इज द कैपेसिटी टू गेट थिंग्स डन एज वन वुड लाइक अदर्स टू डू. अब ये आपका कैपेसिटी है चीज़ों को करने के लिए जैसे एक व्यक्ति करना चाहेगा. पावर इन कॉम्बिनेशन विथ लेजिटिमेसी इज कॉल्ड अथॉरिटी. जब जो शक्ति है, ठीक है, उसको आप लेजिटिमेसी के साथ मिलाएंगे, मतलब सच्चाई के साथ मिलाएंगे जब आप शक्ति को, तो उसको अथॉरिटी कहा जाएगा. जनरली फ्रीडम इज डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. आप देखिए, एक व्यक्ति का जो व्यवहार है उस पर जब कोई रोक नहीं होगा, ठीक है, वो जो चाहेगा अपने मन से कर सकेगा. हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कानूनी रूप से सही है. अब गलत चीज़ अगर आप करेंगे तो वो आप आज़ाद तो हैं लेकिन वो गलत है. बट पॉजिटिव फ्रीडम मीन्स self realization and that individual should be free to act only to the extent that others freedom is not curtailed. लेकिन पॉजिटिव फ्रीडम, आज़ादी, उसी को मानी जाएगी जब आप चीज़ों को समझेंगे और उतना ही काम करेंगे जिससे किसी और की आज़ादी पर कोई फर्क ना पड़े. आप ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो.
लॉ प्रोटेक्ट्स फ्रीडम। अब देखिए जो कानून है वह आपकी आज़ादी को बचाए रखता है, उसकी रक्षा करता है। जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट देयर इज जस्टिस इन सोसाइटी इफ इट रिवॉर्ड्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट विदाउट बीइंग ऑब्लिवियस टू द नीड्स ऑफ द वर्स्ट ऑफ। आम रूप में यह माना जाता है कि समाज में जो न्याय है ये तभी होगा जब उसके लोगों को उनके योग्यता के अनुसार उन लोगों को रिवॉर्ड्स मिले, चीज़ें मिले, ठीक है, और जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी हों। फर्दर फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ जस्टिस। साथ ही साथ आज़ादी जो है और जो स्वतंत्रता और जो लोगों में समानवाद है, ताकि कहने का मतलब एक जैसा परिस्थिति सबके लिए हो, वो न्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़े, एक पूरा हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है, तो लाइन से सारे वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ आपके मन में जो भी सवाल है ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो से पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और भी बहुत सारे वीडियोज़ है, आप पढ़िए। और अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमारा पेटीएम नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप हमें कुछ डोनेशन भी दे सकते हैं, जिससे हमारे को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो, ताकि हम और भी वीडियोस बना सकें और भी नए नए टेक्नोलॉजीज़ ला सकें। हमारा साथ बनाए रखिएगा और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।